हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना पुराना चैप्टर जो चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन के डिफरेंसेस वगैरह और ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर वगैरह ये सब देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले इसमें द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब इस टॉपिक पे ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, उनको देखेंगे, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट अपना आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि 1928 में, याद रखना डेट्स और एक्सपेरिमेंट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उनकी डेट्स और उनके साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करना, ठीक है ना, अच्छे से सुनना। 1928 में क्या हुआ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है ना, ये एक टाइप की बैक्टीरिया होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब उससे एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लिया, ये लिया, फिर उसको एक कल्चरल प्लेट में डाला। अब कल्चरल प्लेट में जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ग्रो की, तो वहाँ पे उनको दो तरह की यही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दिखी। कुछ ऐसी थी जिनमें कि स्मूथ शाइनी कॉलोनीज प्रेजेंट थी, और कुछ ऐसी थी जिनमें रफ कॉलोनीज प्रेजेंट थी, ठीक है। अब ये अलग अलग कैसे हुए, मतलब कुछ में स्मूथ है कुछ रफ, ऐसा क्यों है? जो स्मूथ वाली थी ना, उसमें क्या था, उसमें एक म्यूकस कोट प्रेजेंट थी, मतलब पॉलीसेकेराइड की एक कोटिंग प्रेजेंट थी। और रफ वाली जो थी, आर वाली, उनमें ये चीज़ नहीं प्रेजेंट थी, उसमें कोई भी कोटिंग नहीं प्रेजेंट थी। तो अब उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था उसको लिया। एस स्ट्रेन को जब किसी एक चूहे में डाला उन्होंने, तो जो चूहा था वो मर गया, है ना, ये याद रखना। एस स्ट्रेन डाला तो चूहा मर गया, आर स्ट्रेन को जब चूहे में डाला तो चूहा जिंदा था, है ना। तो अब इसमें आगे उन्होंने फर्दर इसमें क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किल किया, मतलब हीट किल करने पे ये जो इसका ये था ना कोटिंग, वो कोटिंग खत्म हो जाती है। तो जब उन्होंने हीट किल किया तो कोटिंग खत्म हो गई, तो माइस क्या हुआ, वो जिंदा रह गया। मतलब कि जो चीज़ थी कोटिंग में, उसमें कुछ ऐसा था जिसकी वजह से चूहा जो था वो मर रहा था। अब जब हीट किल करके उसको मतलब उसकी कोटिंग को ख़त्म कर दिए, तो चूहा वहाँ पे जिंदा था। फिर उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था हीट किल वाला, हीट किल किया, और उसी के साथ साथ आर स्ट्रेन जो लाइफ था, उन दोनों को मिक्स करके जब एक चूहे में डाला, तो वहाँ पे माइस जो था वो जिंदा रह गया, सॉरी माइस जो था वो मर गया, चूहा मर गया। तो इसमें क्या हुआ, एस स्ट्रेन था, हीट किल था। अब हीट किल भले था, उस जब उसमें आर स्ट्रेन डाला तो उसमें से ना कुछ जो सब्सटेंस जो हल्का फुल्का भी जो था एस स्ट्रेन में, वो आर स्ट्रेन में आ गया, और उसकी वजह से फिर जो चूहा था वो मर गया, ठीक है। कंक्लूजन इससे क्या निकला, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से चूहा मरा था। डेथ स्ट्रेन का कोई केमिकल सब्सटेंस लाइव आर स्ट्रेन जो था उसके अंदर चला गया था। तो आर स्ट्रेन में जब गया तो एस स्ट्रेन में एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चला गया, तो इसको क्या कहते हैं कि एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है। जब जो डेड स्ट्रेन था ना केमिकल सब्सटेंस, जो कि सॉरी यहाँ पे होगा एस स्ट्रेन के हाँ ये सॉरी आर स्ट्रेन के अंदर चला गया, है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ है कुछ, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है। अब ये तो मालूम चल गया कि एस से आर में कोई मटेरियल ट्रांसफर हुआ है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना। अब वो सब्सटेंस था क्या, ये फाइंड करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये वाला जो क्या कहते हैं अपना वो था एक्सपेरिमेंट, ये हुआ एवरी ने किया, मैक्लियोड ने किया और मैकार्टी ने किया, ठीक है। कब किए, 1933 से 44 तक, 1944 तक, ठीक है। कौन किए, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, इन्होंने 1933 से 1944 तक ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इनके एक्सपेरिमेंट में पहला स्टेप क्या था कि वो जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था ना, उसको तोड़ा, मतलब उसका लाइसिस किया, तो उसमें से प्रोटीन, डीएन, आरएनए और डीएनए को निकाल दिया, है ना। जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसमें से प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को निकाला। अब क्या किया कि ये जो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए निकले, तीनों को अलग अलग एंजाइम से ट्रीट कराया। तो प्रोटीन को प्रोटीएज से ट्रीट कराया। अब प्रोटीन को जब प्रोटीएज से ट्रीट कराएंगे ना, तो उस एस स्ट्रेन में से, मतलब कि उसमें से क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो कम्प्लीटली
हट जाता है, ठीक है ना, मतलब पूरा प्रोटीन जो होता है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और चूहा मर गया, मतलब कि प्रोटीन में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से चूहा मरा। अब आरएनए था, आरएनए को आरएनएज में डाला तो आरएनए वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। अब उससे देखा गया उससे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उससे भी चूहा मतलब कि जिंदा रह गया, मतलब उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। अब डीएनए आता है, डीएनए को डीएनएज में डाला तो वहाँ पे जब मतलब डीएनए से ट्रीट कराया तो डीएनए जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ ना तो देखा गया कि वहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। अब डीएनए से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ मतलब उसके बाद चूहा जिंदा रह गया। तो एक्चुअल में पता चला कि अच्छा वो डीएनए ही ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से जो चूहा था वो मर रहा था, जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चला गया था और उसके बाद चूहा मर गया था, वो डीएनए के ही तो अंदर था। तो यहाँ का कंक्लूजन क्या निकला कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। क्या है? डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन और आरएनए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था चूहे के जिंदा या मरने पे, है ना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन में असर नहीं पड़ रहा था प्रोटीन और आयरन से। जो असल असर पड़ रहा था ना वो डीएनए से पड़ रहा था हम लोग को। अब अगला क्या है? द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इसका एक और एक्सपेरिमेंट है वो देख लेते हैं। Unequal proof that DNA is the genetic material came from experiment of Alfred Hershey and Martha Chase, ठीक है ना। अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है, इसका भी प्रूफ किया गया। किसने किया गया? इसमें एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया? एल्फ्रेड हर्शे ने किया और मार्था चेज ने किया। कब किया? 1952 में। 1952 में एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने किया। अब यहाँ पे देख लो, जब यहाँ हम लोग यहाँ 1947 में आज़ादी हुई उसके बाद, मतलब उसके बाद ये सब एक्सपेरिमेंट वहाँ चल रहे थे बाहर कहीं, है ना। तो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज जो थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। कब किया? 1952 में किया। उन्होंने क्या किया? दे वर्क विथ अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अब एक वायरस होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। उन्होंने उसकी मतलब उसको क्या करा, उसको इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया में और आगे का एक्सपेरिमेंट किया। बेसिक डिफरेंस देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि डीएनए में होता है फॉस्फोरस, ठीक है, प्रोटीन में होता है सल्फर। अब ये जो फॉस्फोरस और सल्फर होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? रेडियो एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए में फॉस्फोरस है, फिर से बोल रही हूँ, डीएनए में फॉस्फोरस है, प्रोटीन में सल्फर है। सॉरी। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि प्रोटीन को लेबल क्या कर दिया गया 35 सल्फर से, ठीक है, और जो डीएनए था ना उसको 32 फॉस्फोरस से लेबल किया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोटीन था उसको 35 सल्फर से लेबल किया गया और जो प्रोटीन ये डीएनए था ना अपना, इसको 32 फॉस्फोरस से लेबल किया। 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि ये था बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज में ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पे बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल कर दिया गया, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन था बैक्टीरियोफेज का उसको किससे लेबल कर दिया गया? उसको क्या कहते हैं उसको उस फेज के डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इंजेक्ट करा दिए इस फेज को, ई कोलाई में इंजेक्ट किया, ठीक है ना, और इधर भी इंजेक्ट किया, इधर भी इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ? रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के बाहर ही रही और बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। मतलब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था इधर जो सल्फर वाला चल रहा था प्रोटीन वाला, उसमें क्या देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी थी ना वो बैक्टीरिया के बाहर ही रही, बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा भी है नो रेडियो एक्टिव 35 सल्फर इज डिटेक्टेड इन सेल के अंदर कोई नहीं था, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेट। अब ये सुपरनेट क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। सुपरनेट होता है प्रोटीन कोड, ठीक है ना। तो जो भी क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हुआ वो किस में हुआ? प्रोटीन कोड में देखा गया है ना। तो इससे क्या समझ आया कि प्रोटीन कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं था। अब ये जो डीएनए वाला था ना उसमें क्या हुआ कि जब डीएनए को इन्फेक्ट कराया ना, इसमें क्या कहते हैं ई कोलाई को इन्फेक्ट किया, तो क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो बैक्टीरिया के अंदर चली गई,
है ना। इसमें क्या हुआ, डीएनए वाले में क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी थी ना वो बैक्टीरिया के अंदर चली गई, और नए फेजेस में भी 32 फॉस्फोरस देखने को मिला। तो इससे क्या अपने को समझ आया कि डीएनए ही जो था वो जेनेटिक मटेरियल है ना। ये क्या था कि जो रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस था, ये देखो उसमें क्या लिखा है, वो डिटेक्ट किया गया सेल के अंदर, और देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेट, मतलब प्रोटीन कोड में कोई भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। मतलब इसमें क्या, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट मतलब इसी का पार्ट है। जब ये ब्लेंडिंग वाला जो प्रोसेस है ना उसको यहाँ पे बताया गया है, वो क्या है, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट में इन्फेक्शन के बाद मिक्सचर को ब्लेंडर में घुमाया गया तो प्रोटीन कोड बैक्टीरिया से अलग हो गया। जब इन्फेक्शन के बाद इस क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया उसको ना मतलब इस मिक्सचर को जब ब्लेंडर में घुमाया गया तो प्रोटीन कोड जो था वो बैक्टीरिया से अलग हो गया था। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हुआ, पैलेट मतलब जो बैक्टीरिया था वो रेडियो एक्टिव जब डीएनए लेबल था, और सुपरनेट प्रोटीन कोड जो था रीडिस्कवर्ड द प्रोटीन लेवल था। ठीक है ना, रीडिस्कवर्ड हुआ जब प्रोटीन लेवल था, लेबल्ड था। ये तो अपना एक्सपेरिमेंट हो गया। इसमें बेसिकली यही था कि देखो जो बैक्टीरियोफेज था ना, जो क्या कहते हैं प्रोटीन कोटेड था, मतलब 35 सल्फर वाला, उसको जब इकोलाई में डाला गया तो देखे गया कि इकोलाई के अंदर मतलब बैक्टीरिया के अंदर ना कोई भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली वो बैक्टीरिया के बाहर देखने को मिली। तो इससे क्या समझ आया कि जो अपना प्रोटीन है वो तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंदर तो देखने को ही नहीं मिली। मतलब कि आगे इस बैक्टीरिया को जब रेप्लिकेट कराओगे तो जब अंदर नहीं था बैक्टीरिया के तो आने वाली जनरेशन में भी वो नहीं देखने को मिलेगा। और ये वाला जो है अपना रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस जो कि अपना इसमें क्या कहते हैं डीएनए में था, तो इसको जब इन्फेक्ट वगैरह सब कराया तो देखा गया कि जो बैक्टीरिया थी उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, अंदर देखने को मिली। मतलब कि ये जो डीएनए था यही तो था अपना जेनेटिक मटेरियल। अब जब अंदर थी बैक्टीरिया के, तो जब बैक्टीरिया को रेप्लिकेट वगैरह कराया या अगली जनरेशन उनकी ऑब्जर्व की गई तो उनमें भी देखने को मिला ये 32 फॉस्फोरस। मतलब जो अपना डीएनए था वही ही तो अपना एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल था। यही बेसिकली ये हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में था। ठीक है। अब उसके बाद अपना आ जाता है डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो डीएनए और आरएनए को ना कुछ पॉइंट्स के बेसिस में डिफरेंशिएट यहाँ पे हमने किया है। पहला आ जाता है रेप्लिकेशन के बेसिस में। रेप्लिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो जो डीएनए होता है वो इजीली रेप्लिकेट करता है, ठीक है ना, डीएनए जो है इजीली रेप्लिकेट करता है। आरएनए जो होता है यूजुअली वो रेप्लिकेट नहीं होता, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो देखो यार बहुत अच्छे से याद करना, इतना मान के चलो जहाँ एक्सेप्शन वहाँ से बना क्वेश्चन तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आरएनए जो होता है वो यूजुअली रेप्लिकेट नहीं करता, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आरएनए वायरस मतलब एचआईवी जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। ओके। और ये जो क्या कहते हैं अपना डीएनए होता है इसमें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिका होता है। स्टेबिलिटी डीएनए की देखी जाए ना तो पहली चीज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है जो कि लेस रिएक्टिव होता है, प्लस उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है। और वही आरएनए में अगर देखा जाए ना तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसके बाद उसमें राइबोज शुगर है, उसके बाद उसमें यूरेसिल प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल है ना ये लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए। डीएनए जो है ना वो हाईली स्टेबल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड है, उसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है जो कि बहुत कम रिएक्टिव होता है, प्लस उसके पास थाइमीन प्रेजेंट है। अब म्यूटेशन अगर देखी जाए, म्यूटेशन पॉसिबल बट कंट्रोल होती है। डीएनए में म्यूटेशन तो होती है ना, बट कंट्रोल एक लिमिट में म्यूटेशन होती है। डीएनए में म्यूटेशन का रेट मस्त एकदम हाई लेवल का चलता है ना। इंफॉर्मेशन स्टोरेज में क्या है कि जो डीएनए है ना वो ह्यूज इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन उसको दो वो सब स्टोर कर लेगा। बट यहाँ पे जो अपना डीएनए है ना उसकी बेचारे की कैपेसिटी ही बहुत कम है, वो थोड़ा सा ही स्टोर कर पाएगा, वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है क्योंकि। अब अगला पॉइंट क्या है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में जो डीएनए होता है ना वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करता इंफॉर्मेशन को। डीएनए बड़ा चालू है, वो डायरेक्टली कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा, फिर आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, वो बहुत सारी प्रोसेस लेगा, उसके बाद जाके कहीं मतलब अपना ये इंफॉर्मेशन जो है एक्सप्रेस करेगा। वहीं पे जो आरएनए है ना वो डायरेक्टली प्रोटीन बनवा सकते हैं। डीएनए आरएनए जो होता है डायरेक्टली अपने प्रोटीन बनवा सकते हैं। तो इस अगर ये एक्सप्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट पे देखा जाए ना
तो आरएनए एक्सप्रेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना कि आरएनए और डीएनए में ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो डीएनए ही बेस्ट है अपना। इसको ये बेस्ट है, बेस्ट, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन में इजीली रेप्लिकेट है, डीएनए नहीं है, सॉरी आरएनए नहीं है। डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, आरएनए की स्टेबिलिटी कम है। म्यूटेशन डीएनए में होता है बट कंट्रोल्ड होता है, और इसमें आरएनए में बहुत हाई म्यूटेशन होता है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डीएनए अच्छे से स्टोर करता है और आरएनए उतना अच्छे से स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो चलो मान लो आरएनए में अच्छा है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो अपना यहाँ पे डीएनए ही जीत रहा है आरएनए से, डीएनए बेस्ट है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करने वाले हैं, आगे का पोर्शन जो है अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मैं इसको फिर से स्टार्टिंग से एकदम मतलब ऊपर से आप लोग को वापस समझा देती हूँ। देखो जेनेटिक मटेरियल का जो मतलब सर्च था ना, इसमें एक्सपेरिमेंट जो हुए ना, पहला एक्सपेरिमेंट हुआ अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कब हुआ? 1928 में हुआ। किसने किया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया। किस पे किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में किया, ठीक है। क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लिया, कल्चरल प्लेट में ग्रो कराया, तो दो तरह की कॉलोनीज निकली, एस और आर। एस में म्यूकस कोट प्रेजेंट थी, आर में ऐसा कुछ नहीं प्रेजेंट था। फिर एस को जब चूहे में डाला, चूहा मर गया। आर को चूहे में डाला तो चूहा जिंदा था। फिर एस स्ट्रेन को हीट किल किया, जिसकी वजह से उसकी जो कोटिंग थी वो भी खत्म हो गई। फिर उसको चूहे में डाला तो चूहा जिंदा था। पर जब एस स्ट्रेन को हीट किल वाले को आर स्ट्रेन जो जिंदा था, जिसको किल नहीं किया गया, उसके साथ जब डाला तो चूहा मर गया। मतलब कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ है एस से आर में, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं, सेकेंड वाले केस में चूहा मरा है ना। इसी जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस था, ये मतलब ट्रांसफॉर्म होने वाला, उसी को क्या कहते हैं? हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये तो पता चल गया कि कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो वो हुआ क्या है, उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको किया एवरी मैकार्टी ने। कब किया? 1933 से 44 तक। उन्होंने क्या किया कि ये प्रोटीन आरएनए डीएनए को निकाला, प्रोटीन को प्रोटीएज से ट्रीट कराया, आरएनए को आरएनए से, डीएनए को डीएनए से। इन सब से उनको फिर आखिर में क्या पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए वाले में नहीं हुआ, मतलब कि डीएनए ही अपना जेनेटिक मटेरियल है। फिर इसको और प्रूव करने के लिए आए एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस। कब आए? 1952 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज और एक बैक्टीरिया को लेके, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में उन्होंने प्रोटीन को 35 सल्फर से लेबल किया और डीएनए को 32 फॉस्फोरस से लेबल किया। अब जो अपना सल्फर क्या कहते हैं प्रोटीन वाला था, उसमें जो क्या कहते हैं रेडियो एक्टिविटी थी, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई, बाहर ही रह गई, मतलब प्रोटीन अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं था। और दूसरे वाले में क्या हुआ कि जो डीएनए था वो अपना क्या कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी दिखाया, तो मतलब कि डीएनए ही अपना जेनेटिक मटेरियल था। फिर उसके बाद वही सब है, डीएनए और आरएनए के बीच के डिफरेंसेस वगैरह हैं। तो अभी ये चैप्टर को हम यहीं पे मतलब कि इस लेक्चर को हम यहाँ पे अभी ख़त्म कर रहे हैं। आगे वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।